कल रात जो अमेरिका हमला करने वाला था, आखिरी मिनट पे, लास्ट मोमेंट पे अमेरिका पीछे हट गया। बड़ी खबर है, पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अमेरिका के प्लेन हवा में थे, कतर से उड़े थे, अल उदैद बेस से प्लेन हवा में थे और उनको वापस बुला लिया गया। बहुत बड़ी खबर है। अमरीश मिश्रा के इस चैनल में आपका स्वागत है। हम देखिए ईरान की सिचुएशन पे लगातार आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और गाजा की कुछ डेवलपमेंट्स हैं, उनको अभी फिलहाल हमने पीछे रखा है। हालांकि वहां पर भी एक जो शांति की बात है वो सेकंड फेज में जा रही है, आप जानते हैं, मैंने पहले बताया था। और उस सेकंड फेज को लेके भी कुछ खबरें हैं, अगर वक्त रहा तो मैं आज उनको बताऊंगा, वरना देखिए कल मैं एक अलग से वीडियो गाजा पे करूंगा। देखिए ईरान की जो सिचुएशन है वो इतनी सेंसिटिव है इस समय। डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह ही एक बयान दे दिया और उसने कहा कि ईरान में हमारी बात हुई है, ये हुई है, अलग अलग तरह से कहा, क्या हुई है अभी ये क्लियर नहीं, लेकिन उसने स्टेटमेंट दे दिया कि ईरान में फिलहाल ईरान में प्रोटेस्ट शांत हो गए हैं और एग्जीक्यूशंस नहीं होंगे। यानी ईरान की सरकार, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो उसमें मोसाद और सीआईए के रिंग लीडर्स थे या जो भी, उनके जो एग्जीक्यूशन की बात हो रही थी वो एग्जीक्यूशन नहीं होंगे। They said people were shooting at them with guns and they were shooting back, and it's one of those things, but they told me that there'll be no executions, and so I hope that's true. Does this mean military action is now off the table against Iran? No, we're going to watch it and see what the process is, but we were given a very good statement by people that are aware of what's going on. Are they still considering military action? Is When that they still say a no threat? executions, everyone is talking about a lot of executions were taking place today. We were just told no executions. I hope that's true. That's a big thing. Yes, but ये आपने कहीं सुना है अमेरिका का प्रेसिडेंट कहीं इंटरवेंशन रोक दे क्योंकि एग्जीक्यूशन नहीं हो रहे हैं? और इसके बाद, इसके जवाब में ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरगाची, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आज बुधवार वेंसडे है, वेंसडे थर्सडे को नहीं होंगे, लेकिन फ्राइडे को हम कुछ नहीं कह सकते, फ्राइडे को हो सकते हैं। अब देखिए, अब यहीं पर पूरी बात छुपी है कि अभी खतरा टला नहीं है, अभी युद्ध का खतरा टला नहीं है। और बहुत सारे लोग शायद ये समझ रहे हैं कि खतरा टल गया है, लेकिन बात तो उल्टी है यहां, और तेज घेरेबंदी हुई है। और एक दूसरी खबर आ रही है कि एक हफ्ते के अंदर, उसके पहले, अब देखिए जून 2025 में क्या हुआ था, जब हमला किया था इजराइल ने, तो ये बातें हो रही थी कि शांति समझौते की तो वार्ता चल रही है अमेरिका से। अमेरिका कह रहा था कि नहीं, किसी भी हाल में हम कुछ ऐसा नहीं होने देंगे, इसकी कस्में खाई गई थी, सब कुछ हुआ था। लेकिन क्या हुआ जून में, और अचानक हुआ, और उस समय ईरान तैयार नहीं था, ये बात सच है। उसके बहुत सारे टॉप लीडरशिप, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट मारे गए थे। अब लेकिन ईरान कोई चांस नहीं ले रहा। और अभी जो देखिए लेटेस्ट खबरें आई हैं, आज जिस तरह से डिफेंस मिनिस्ट्री बोली है, इंटीरियर मिनिस्ट्री बोली है, उन लोगों ने कहा है कि पूरा हम लोगों ने मोसाद का एक एक आदमी हम लोग पकड़ रहे हैं, चाहे हमको डोर टू डोर जाना पड़े, चाहे हमको हर सड़क पे जाना पड़े, ईरान की इतना बड़ा देश, हम जाएंगे और हम एक एक आदमी को पकड़ेंगे। और एसएमएस भी वो भेज रहे हैं जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं अपने सिटीजन्स को कि कोई भी ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी तो उसको इन्फॉर्म करो। उसके बाद ईरान ने अपना जो इंटरनेट ऑलमोस्ट बना लिया, लंबे समय से बन रहा था, लेकिन इधर तेज हुई कोशिशें। और जैसे चाइना ने अपना फायरवॉल बनाया है, वैसे ईरान अपना फायरवॉल बना रहा है। और इसको लेके जो स्टारलिंक्स वाली बात थी कि वहां से स्टारलिंक्स आएगा, वो देखिए नाकाम कर दिया ये ईरान ने। और जिन जिन लोगों के पास वो डब्बे थे स्टारलिंक्स वाले, उनको ऐसा उठाया गया कि विश्वास आप नहीं कर पाएंगे। ساعت 25 دقیقه شب اینجا یکی از خیابان‌های اصلی اسفراین در خراسان شمالی. اغتشاشگران یک مأمور رو به شکل दूसरी तरफ देखिए ये भी खबर आ रही है कि चाइना से जो अभी ईरान की एयर स्पेस क्लोज थी, अभी खुली है कुछ घंटों के लिए, पता नहीं कब तक खुली रहेगी। अब ये मैप देखिए, दोनों तरफ से प्लेन जा रहे हैं, प्राइवेट
जो एयर फ्लाइट्स है वो जारी हैं सीरिया, टर्की वगैरह, और बीच में ईरान के एयर स्पेस बिल्कुल खाली है। तो ईरान ने अपनी जो एयर स्पेस बंद कर दी थी, इसी बीच चाइना से कुछ प्लेन्स आके ईरान में लैंड किए हैं। और मेहराबाद एयरपोर्ट में जब चाइना की एयर स्पेस क्लोज थी, यानी कल, तो यह हो सकता है, यह संभव है कि अमेरिका को यह लग गया कि अगर हम अपने बेस को ये जो कतर और सब जगह जो बेसेस है हमारे, यहां से अगर हम ईरान पर अटैक करेंगे, हवाई अटैक करेंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइनीज एयरप्लेन्स तैयार हैं और उनसे हमारी टकराव हो जाए, तब तो सीधे विश्व युद्ध की स्थिति बनेगी। तो दोनों ही तरीके से देखिए, अमेरिका एक बहाना ढूंढ के हटा है पीछे। एक और बड़ा कारण, ईरान ने कतर और तमाम अरब देशों को यह कह दिया था कि देखो सावधान, हम तुमको बता रहे हैं। यानी उन्होंने ये नहीं, अमेरिका से नहीं कहा कि हम तुम्हारे बेसिस पे यहां हमला करेंगे, वो तो चलिए पहले बात थी, वो तो सार्वजनिक रूप से वो कह चुके। लेकिन जो डिप्लोमेटिक बातचीत कुवैत और कतर और सऊदी अरेबिया से जो उनकी बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे यहां बेस पे हमला करेंगे, अमेरिकन बेसिस पे, तुम पे नहीं करेंगे, इससे बहुत परेशान हो गए अरब देश, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, ये सारे देश, तुर्की भी, क्योंकि उनको यह लगा कि अगर ये यहां पर हमारे यहां अटैक होता है तो हम ईरान का विरोध नहीं कर पाएंगे। ईरान का विरोध किस आधार पर करेंगे? जनता वहां पर ईरान के साथ है, फिलिस्तीन के साथ। फिलिस्तीन मुद्दे पे जो ईरान ने साथ दिया पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का, उसके बाद हम जो अरब देश हैं वो बात समझ गए, और इसीलिए वो समझौता हुआ, गाजा पीस अकॉर्ड, और अभी भी देखिए उसको लेकर जद्दोजहद चल रही है, और अरब देश ब्रॉडली पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के साथ अलाइंड है। तो ये एक बड़ी बात थी जिसको लेके जो एक खतरा दिखाई पड़ रहा था अरब देशों को, कि ऐसा तो नहीं है कि रिजीम चेंज ईरान में होने की बात है हमारे यहां हो जाए। हमारे यहां ईरान अटैक करे, और ईरान अटैक करेगा तो यूएस बेसिस पे करेगा, तो वो नेगेटिव इंपैक्ट नहीं जाएगा कि देश पे किया, और ये ईरान ने साफ कर दिया। अब देखिए समझदारी, अच्छा खामनेई साहब की एक और समझदारी देखिए, ठंडा दिमाग देखिए, उन्होंने ये एक आर्मी नहीं उतारी, ऐसा कोई मैसेज नहीं दिया कि तियाननमेन स्क्वायर हो जाए तेहरान में या कहीं भी ईरान में। उन्होंने अपनी पुलिस को हाइपर एक्टिव किया, बासिज को, और जो इरानियन पुलिस है, पैरामिलिट्री और पुलिस को, और उनके थ्रू उन्होंने जो रिंग लीडर्स थे, जो मोसाद सीआईए का पेनिट्रेशन था, उसको न्यूट्रलाइज किया और प्रोटेस्टर्स से बातचीत कराई। यानी पेजिशकियान की जो सरकार है उसने प्रोटेस्टर्स से बातचीत की। और तीसरी बात, जो जनता सड़क पे आई, तीन पहलू देखिए, तीन तरीकों से उन्होंने इस अमेरिका को डिफेंसिव, मतलब एक डिफेंसिव पोस्चर में डाल दिया, अमेरिका और नेतन्याहू दोनों को। वरना कल तो ये माहौल था कि जेरूसलम में एयर डोम लग रहे हैं, पूरे इजराइल में हर जगह एयर डिफेंस लग रहा, मतलब पक्का था कि अमेरिका अटैक करेगा और ईरान रिटेलिएट करेगा। लेकिन खामनेई साहब की आप देखिए, वो जो उनकी जो दूरदर्शिता है, उनका जो ठंडे दिमाग से उन्होंने तीन चीजें की। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अपनी पुलिस पैरामिलिट्री को एक्टिव किया, सेना को नहीं उतारा क्रश करने के लिए, उसके बाद जो जेन्युइन डिमांड्स थी उनसे एंगेज किया, और जो तीसरी बात थी, इस रिजीम के समर्थन में जो जनता सड़क पे ईरान की आ गई, हर शहर में आई, अलग अलग शहरों में आई, बड़े पैमाने पे आई, उससे नेतन्याहू बुरी तरीके से, ट्रंप हिला। उसके साथ साथ पूरी जो लॉबी है जो ईरान पे हमले की बात कर रही है, पूरी वेस्टर्न लॉबी, और कल हमने देखा था जर्मनी के चांसलर बोलने लगे थे, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बोलने लगे थे। अरे मैं फिर कह रहा हूं, कतर के अल उदैद बेस से अमेरिकन हवाई जहाज उड़ चुके थे, वापस बुलाए। क्यों वापस बुलाए? इतनी बड़ी हार है अमेरिका की। I have to tell you that a misinformation campaign is going on at the same time. And you're suggesting that it's Israel and Mossad acting like Iranian forces, shooting the Iranian people to make casualties to spur on the action of President Trump. I'm just saying there's a lot of people that don't believe that, Mr. Foreign Minister. No, Mossad has already confessed that. They may be on the ground, sir. और सुनिए, ईरान के डेस्फुल एयरपोर्ट से फ्लाइट्स अभी भी आना जाना उनका जारी है। ईरान ने अपना एयर स्पेस थोड़ी देर के लिए खोल दिया है, लेकिन चाइनीज प्लेन जो मेहराबाद में हैं, जहां तक खबर है अभी तक, चाइनीज प्लेन्स वहीं पर अभी डटे हुए हैं। अच्छा, ये देखिए, जो मैंने अभी आपको कारण बताए, 3-4 कारण बताए, जिनकी वजह से अमेरिका ने आखिरी मिनट अपना जो एक हमला था वो रोका।
इसमें नेतन्याहू की भी भूमिका थी, क्योंकि नेतन्याहू तो बहुत डरा हुआ है। ईरान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी हो सकते हैं, ये खुद इजराइल ने कहा, अभी कुछ दिन पहले कहा कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हो सकते हैं, यानी फिशन से जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है। ईरान के पास फ्यूजन वाला एक पहलू है जिसमें रेडियो एक्टिविटी कम होती है लेकिन नुकसान ज्यादा होता है। तो ईरान के पास अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं तब तो फिर तो बहुत बड़ा एक सवाल आ गया। और अमेरिका, हो सकता है कि अमेरिका ये सोच रहा हो कि हमें जब तक एग्जैक्ट लोकेशन उनका नहीं पता है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का, उनको हम नष्ट कर सकते हैं, जब तक ऐसी स्थिति नहीं आ जाती है तब तक हम हमला ना करें, ये भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, ईरान इज अ कंट्री विच इज ओनली पार्शियली ओपन। वहां आप जाएंगे, आपको वहां की हवा में लगेगा। एक तो लोग वहां बात नहीं करते ज्यादा, वहां आप सवाल भी पूछिए तो वो बिल्कुल, एक भाषा का जो इश्यू है वो अलग है, बट अगर सवाल भी आप पूछिए, भाषा आप जानते भी हो, आपके साथ इंटरप्रेटर भी है, तब भी वहां पर कोई सीधे आपको ऐसे रिवील नहीं कर देगा जैसे भारत में कर देते हैं तरह से। ईरान में वो संभव नहीं, जैसे यहां पर अजीत अंजुम और तमाम लोग घूमते हैं और वो इंटरव्यू लेते हैं लोगों का, ईरान में वो संभव नहीं है। आप करके देख लीजिए, कोई वहां पर इस तरीके से बोलता नहीं। तो वो देखिए, लेयर्ड सोसाइटी, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, और वो और उसमें उसकी लेयर्स को पेनिट्रेट कर रहे हैं, यानी क्यों वहां विद्रोह हुआ, क्यों वहां पर विद्रोह शांत हो गया, इन कारणों को अभी तक अमेरिका समझ नहीं पाया, अमेरिका का थिंक टैंक नहीं समझ पाया। It is an intellectual challenge before both America and Israel and the so-called first world. They have yet to understand Iran. और अभी देखिए, कल मैं देख रहा था पीएस मॉर्गन, जो इंग्लैंड के एक बड़े लिबरल, अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं, और ईरान की बड़े इंटेलेक्चुअल सैयद मोहम्मद मरांडी में सीधे सीधे बहस चल रही थी, और सैयद मोहम्मद मरांडी उनको चैलेंज कर रहे थे, और पीएस मॉर्गन को ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ पता ही नहीं है। मतलब पिछले जून 2025 में जो जंग हुई उसके बारे में पीएस मॉर्गन को कुछ नहीं पता, ऐसा लग रहा था। मतलब बिल्कुल, मतलब क्या कहें उसको, दीज फूलिश नोशंस अबाउट ईरान। उसमें एक देखिए रजा पहलवी है, रजा पहलवी कोई विकल्प ही नहीं है। अच्छा, अमेरिका को ये भी देखिए, ट्रंप को जो बात समझ में आ गई, वेनेजुएला में क्या हुआ, वेनेजुएला में मदुरो का विकल्प क्या होगा, इस सवाल पे गाड़ी अभी तक रुकी हुई है। क्योंकि जो मुशादो, जिसको पीस प्राइज दी गई, जो वेनेजुएला की विपक्ष की नेता थी और जिसको ये तय था कि इंस्टॉल किया जाएगा मदुरो को हटा के, उसको अभी तक ट्रंप ने इंस्टॉल नहीं किया है। और ट्रंप ये कह रहा है कि अभी जो डेल्सी रॉड्रिगेज हैं, जो मदुरो के नंबर 2 हैं और वही उसी विचारधारा की हैं, उनका सत्ता में बना रहना ज्यादा ठीक है, क्योंकि मुशादो अगर जाएगी वहां पर सिविल वॉर करा देगी, वहां पर कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वेनेजुएलन आर्मी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब आप बताइए, वही स्थिति तो ईरान में है। ईरान में तो अगर खामनेई को डिस्प्लेस भी कर दिया तो उसकी जगह क्या लोगे, क्योंकि आर्मी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी मिलिट्री कैंपेन का जो अंत होता है वो होता है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। आपको पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव आपका क्या, सेना भी पूछती है, व्हाट इज योर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, अपनी ही देश से पूछती है, पॉलिटिकल लीडरशिप से। आईडीएफ ने पूछा नेतन्याहू से पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है, तो नेतन्याहू ने कहा कि वहां पर हमास को खत्म करना और होस्टेजेस को रिहा करना। अब होस्टेजेस को रिहा भी हुए तो हमास की मंजूरी से हुए, जब इजराइल विड्रॉ किया वहां, उसके बाद, और अभी तक पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को वहां खत्म नहीं कर पाए, तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में फेल हो गया नेतन्याहू, इसीलिए उसको लड़ाई में हारा हुआ माना जाता है, जितनी भी वो बड़ी बड़ी बातें कर ले। ट्रंप का पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव वेनेजुएला में अभी पूरा नहीं हुआ है। ईरान में तो, क्योंकि ईरान में विकल्प क्या, रजा पहलवी जो ईरान इंटरनेशनल एक टेलीग्राम चैनल चलाता है, यूट्यूबर टाइप है, वो विकल्प बनने चले थे। अब आप सोचिए कितनी, और ट्रंप ने कह दिया कि अरे वो, उससे हम मिलेंगे भी नहीं ट्रंप को। अच्छा देखिए क्या होता है ना, अब ट्रंप ग्रीनलैंड की बात सोच रहा है, इधर तमाम दुनिया, रशिया, यूक्रेन, अब बीच में बात आ गई कि भाई ईरान में तख्ता पलट हो सकता है, एक विकल्प है। लेकिन जब ट्रंप ने गंभीरता से देखा, क्योंकि तो फाइनली देखिए ट्रंप वगैरह जैसे ऑपरेट करते हैं, वो लास्ट में स्टडी करते हैं, जैसे उनको डिसीजन लेना है तो उसके 8-10 घंटा पहले वो अपनी स्टडी शुरू करेंगे ताकि बिल्कुल फ्रेश दिमाग में रहे।
तो वो जब उसने स्टडी की, उसने कहा कि ये रजा पहलवी तो जोकर है, ही इज अ क्लाउन, वो है भी जोकर, वो इस तरह से बोलता भी है। और वो मैरीलैंड वहां रहता है अमेरिका में, और वो उस मतलब कोई कहीं का वो क्राउन प्रिंस अपने को कहता है, कोई राजसी ठाट बाट उसके पास नहीं, कुछ नहीं। ये जो जितने लोग उसका झंडा लिए घूमते हैं, ये सब तो मोसाद और CIA के लोग हैं, पैसा पाते हैं। और ये बात देखिए आज ईरान में खुली भी, मैंने शायद पहले इसका तस्करा किया था, नहीं तो मैं दोबारा कर देता हूं, कि उसमें देखिए पैसे तय थे कि $6,000 मिलेंगे, और $6,000 90 करोड़ तोमान होते हैं, मतलब जो पूरा एक्सचेंज रेट है। $6,000 मिलेंगे हत्या करने के लिए, पुलिस स्टेशन उड़ाने के लिए $2,000 मिलेंगे, किसी चीज के लिए $3,000 मिलेंगे, आग लगाने के लिए इतना मिलेगा। इस तरह की पूरी सिचुएशन वहां पर मोसाद ने की हुई। तो बहरहाल मैं पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव पे बात कर रहा था, तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जब ये क्लियर नहीं है, जब रजा पहलवी उस जगह के लिए मुफीद नहीं है जहां पर आप बैठाना चाहते हैं उसको, तो फिर आप अगर इमाम खामनेई को हटाते भी हैं तो क्या होगा? वहां केओस होगा, एनार्की होगी, फौज टेक ओवर कर लेगी। फौज टेक ओवर कर लेगी, वो अमेरिका के लिए उससे भी बड़ा सरदर्द है, क्योंकि फौज ने अगर टेक ओवर किया फिर तो परपेचुअल वॉर होगी। और परपेचुअल वॉर से, यानी लंबी लड़ाई से ट्रंप डरता है, उसकी डॉक्ट्रिन नहीं है। नेतन्याहू भी घबराता है, नेतन्याहू ने तो 2 साल किसी तरह से खींच लिया। हालांकि नेतन्याहू तो यही सोच रहा था कि 4 महीने में हम मार मूर के सब खत्म कर देंगे, गाजा खत्म कर देंगे और इजराइल जीत जाएगा 7 अक्टूबर 2023 के बाद, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज तक गाजा में अभी देखिए सेकंड फेज की बात चल रही है, और उसमें हमास एक तरह से तय कर रहा है कि जो एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी वो क्या बनेगी। ब्रॉडली आप समझ लीजिए यही हो रहा है, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस तय कर रहा है। ट्रंप की उनसे सीधे बातचीत हो रही है, नेतन्याहू बीच से अब कितनी वे ये नेतन्याहू के लिए बेइज्जती की बात है, लेकिन वो बेइज्जती अपनी समझे, और अगर समझता भी है तो वो क्या कर सकता है उसके मतलब उसके खिलाफ क्या कर सकता है नेतन्याहू? इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो अभी देखिए जो एक राजनीतिक सिचुएशन में जैसे ईरान ने आउट मैन्यूवर कर दिया अमेरिका को, हर तरफ से मिलिटरीली आउट मैन्यूवर किया, ये डर खौफ पैदा कर दिया कि मिसाइल्स कहीं भी स्ट्राइक कर सकती हैं यूएस बेसिस पे, और अगर यूएस बेसिस पे स्ट्राइक की और साइकोलॉजिकल गेम ईरान ने खेला कि हम कतर देश पे हमला नहीं करेंगे, यूएस बेस पे करेंगे। तो यूएस बेस पे हमला हो, ये तो वहां की जनता चाहती है। क्या ये यूएस बेस पॉपुलर है कतर में, सऊदी अरेबिया में, कुवैत में? नहीं, जनता नहीं चाहती है, एंटी यूएस है। लेकिन वहां राजशाही है, इसलिए जो वहां का राजा कहता है वो चलता है। लेकिन वहां के राजा भी डर गए कि अगर यहां के बेसिस पे स्ट्राइक हो गया तो जनता तो ईरान का समर्थन करेगी, हमारा तख्ता पलट ना हो जाए। बात समझ रहे ना? तो ये जो देखिए ये जो तो एक तरफ इस तरह से पॉलिटिकली आइसोलेट किया अमेरिका को ईरान ने, फिर दूसरी तरफ जो उनकी अपनी ताकत है मिलिट्री वो दिखाई, फिर अमेरिका की जो वीकनेसेस है वो पॉइंट आउट की, खासतौर पे नेवल वीकनेसेस, कि कोई ऐसा जहाजी बेड़ा अभी बड़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में नहीं है, साउथ चाइना सी से अभी चला है, उसको पहुंचने में 3-4 दिन लग जाएंगे। अब ये जो देखिए, अच्छा, और उसके बाद चाइना का एंगल, चाइना जिस तरीके से एक जो घेरे मतलब चाइनीज एंट्री हुई ईरान के जो ईरान का जो अपना क्लोज्ड एयर स्पेस था उसमें चाइनीज हवाई जहाजों की एंट्री हुई, और ईरान नहीं बुलाया होगा। और फिर सबसे बड़ी बात कि प्रोटेस्ट जिस तरह से काबू में आ गए, और फिर जनता समर्थन में उतर आई। तो हर आप देखिए पहलू पे ईरान ने एक राजनीतिक पूरा एक अपनी तरफ से राजनीतिक चालें चली, सैनिक चालें भी राजनीति के अंतर्गत थी, और अमेरिका को मात दिया। अब यहां पर बात यह है कि आगे क्या होगा। तो आगे देखिए ये बात सही है कि अभी हो सकता है कि फ्राइडे को अगर कोई एग्जीक्यूशंस होते हैं तो ट्रंप फिर चिल्लाना शुरू करे, क्योंकि मोसाद के जो लोग हैं और जिन्होंने हत्याएं की हैं वहां पर, उनको सजा तो मिलेगी। तो हो सकता है कि उनको वहां पर सजा मिले और उस पर फिर ट्रंप चिल्लाने लगे, फिर ये कुछ करे। लेकिन ट्रंप अब एक अपना बड़ा दांव हार चुका है, तो इसलिए अब फिर से ईरान पे हमला करना, हालांकि एक पहलू है कि ये लोग छद्म हैं,
कौन? ट्रंप और नेतन्याहू। ये पीठ पीछे से भी करते हैं, यानी ये शांति का माहौल बना के भी हमला करते हैं, और ऐसे समय हमला करेंगे कि चाइना वगैरह के जहाज वहां से चले जाएं, और फिर उसके बाद एक अचानक जब कोई उम्मीद ना कर रहा हो तो हमला कर दें। लेकिन ईरान उसके लिए भी तैयार है, और उसकी जो तैयारी है वो भी एक अजीब तरह की है, जिसके बारे में आपको हम आने वाले वीडियोस में बताएंगे। ये देखिए आज की कवरेज थी। कल तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।